पहला क्वेश्चन है, स्फेनोडान जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि स्फेनोडान ए लिविंग फोसाइल बिलोंग्स टू। आंसर सही होगा इसमें पहला, रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया समूह से संबंधित है। आपको बता दें कि स्फेनोडान एक जीवित जीवाश्म या लिविंग फोसाइल है और इसे संघ सरीसृप यानी रेप्टिलिया एवं उभयचर यानी एम्फीबिया के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। तो कभी इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि सरीसृप व उभयचर के बीच की कड़ी कौन होता है, या दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊपर लिखा स्फेनोडान है, फिर नीचे कई सारी संयोजक कड़ियों के नाम लिख दिया, आप उसमें से छांटे कि कौन सी संयोजक कड़ी है। तो सरीसृप एवं उभयचर के बीच की कड़ी है, यानी रेप्टिलिया और एम्फीबिया के बीच की कड़ी है कौन, स्फेनोडान। और यह रिंकोसिफेलिया समूह से संबंधित है, रिंकोसिफेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदि वातावरण में अनुपस्थित था। कौन आदि वातावरण में अनुपस्थित था, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। आंसर सही होगा इसमें डी, ऑक्सीजन। आवाज के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से आवाज थोड़ा सा बदल गई है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। यानी आदि वातावरण में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पैट्रिक स्पीशीज वह होते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी 2004 पीजीटी में कि सिम्पैट्रिक स्पीशीज आर दोज। तो इसका आंसर सही होगा पहला, जो समान भौगोलिक भागों में रहते हों। आपको बता दें कि सिम्पैट्रिक स्पीशीज वह होते हैं जिनके एक ही आबादी में भौगोलिक अवरोधों के बिना ही जाति उद्भवन हो जाता है, और इस प्रकार के जाति उद्भवन को एक दिशीय जाति उद्भवन अथवा सिम्पैट्रिक स्पेशिएशंस कहा जाता है। और सामान्यतः यह पादपों में बहुगुणिता के कारण होता है, बहुगुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है चट्टान की। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था कि द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाई। आंसर सही होगा इसमें सी, विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। आपको बताते चलें कि जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए तलछटी चट्टानों की उन स्तरों की आयु का निर्धारण किया जाता है जिसमें अलग अलग प्रकार के विविध जीवाश्म मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर है एक। अंबर क्या है पूछा गया है पीजीटी 2004 में। अंबर इज ए। आंसर सही होगा इसका सी, जीवाश्म रेजिन होता है ये। अंबर चीड़ के परिरक्षित या प्रिजर्व्ड रेजिन होता है। कुछ जीवाश्म जीवों के पूरे शरीर होते हैं और इन्हें अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है। यानी कुछ जीवाश्म ऐसे हैं उन जीवों के पूरे शरीर होते हैं, उन्हें अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है, और ये बर्फ या अंबर में दबकर ज्यों के त्यों सुरक्षित पड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। और ध्रुवों पर बर्फ में दबे विशालकाय हाथियों तथा अंबर में दबे कीट पतंगों आदि के ऐसे जीवाश्म मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अंबर जीव क्या हैं, ऐसे जीवाश्म जिनके पूरे शरीर वैसे ही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है कि बर्फ के नीचे दब गए थे, अंबर में दब गए थे, तो बिल्कुल ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। तो उन्हीं जीवाश्मों को क्या कहा जाता है, उन्हीं जीवाश्मों को अंबर कहा जाता है। जैसे बताया गया कि विशालकाय हाथियों के शरीर अंबर में दबे हैं, कीट पतंगों के दबे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोजेनी की अवधारणा किसने विकसित किया था। फाइलोजेनी की अवधारणा, ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी। आंसर सही होगा इसका डी, हेकेल ने किया था। फाइलोजेनी की अवधारणा को किसने, हेकेल ने विकसित किया था। और इन्होंने ये शब्द फाइलोजेनी जो शब्द है इसको 1866 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग जैसे पूंछ, पैर, सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे हो जाते हैं।
इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नियम ये बताता है कि प्राणियों के जो उपांग होते हैं, उपांग कौन कौन से, जैसे पूंछ है, पैर है, सींग है, ये ठंडे प्रदेशों में छोटे हो जाते हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी, एलन का नियम। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था। और एलन के नियम में था क्या, तो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों के उपांग जैसे पूंछ, पैर, सींग आदि छोटे हो जाते हैं। ये एलन के नियम के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है? वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है। पीजीटी 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पॉलीजेनेटिक ट्री? तो इसका आंसर सही होगा सी, क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम। बता दें कि जीवों को उनकी समानता के आधार पर, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो वंश वृक्ष तैयार होता है, जो पॉलीजेनेटिक ट्री तैयार होता है, उसी को क्लेडोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समांतर होता है कहलाता है, समानांतर होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स अलोंग पैरेलल लाइंस इन एडाप्टेशन टू ए सिमिलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर सही होगा पहला, अनुकूली समाभिरूपता अथवा एडॉप्टिव कन्वर्जेंस। आपको बता दें कि असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के लिए अनुकूलन के लिए समानांतर होता है, अनुकूली समाभिरूपता या एडॉप्टिव कन्वर्जेंस कहलाता है। और ये मूल संरचना एवं भ्रूणीय विकास में भिन्न लेकिन कार्य में समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां थीं। 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां कौन सी थीं, इसमें से बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा सी, अनावृतबीजी। बता दें कि अनावृतबीजी या कह लीजिए कि जिम्नोस्पर्म ये पहले थी। तो अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और जिम्नोस्पर्म पौधों की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। किस महाकल्प में? पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। और मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक, इसका मतलब है कि लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले, एवं जुरैसिक कल्प तो 21 करोड़ वर्ष पहले। ट्राइएसिक 24 करोड़ वर्ष, जुरैसिक 21 करोड़ वर्ष। तो कहा गया है कि मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक और जुरैसिक कल्प में इनका व्यापक विस्तार हुआ है और ये पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियों के रूप में विद्यमान हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ है? अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था? तो इसका आंसर सही होगा बी, ट्राइएसिक कल्प में, यानी 24 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। आपको बता दें कि स्तनधारी यानी अंडा देने वाले का उद्विकास ट्राइएसिक अवधि में हुआ और इसी अवधि में डायनासोर का भी विकास हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कभी डायनासोर ऑप्शन में, तो इसी अवधि में डायनासोर का विकास हुआ था। और प्रथम अपरायुक्त स्तनधारी का विकास क्रेस्टेशियस अवधि के शुरुआती समय में हुआ था। अपरायुक्त स्तनधारी का विकास, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अपरायुक्त स्तनधारी का विकास किस युग में? तो क्रेस्टेशियस अवधि की शुरुआती समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे कहा जाता है। ऐसा जीवाश्म जहां जीव का कोई भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा बी, पेट्रीफैक्शंस कहते हैं। पेट्रीफैक्शंस। आपको बता दें कि प्रष्टीकरण या पेट्रीफाइड जीवाश्म प्रायः जंतु शरीर के कड़े भागों के जीवाश्म होते हैं। जंतु शरीर के कड़े भागों के जीवाश्मों को क्या कहा जाता है? पेस्त्रीकृत या पेट्रीफाइड जीवाश्म कहा जाता है। और मृत्यु के बाद इन जंतुओं के कोमल भाग सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं और जो कड़े भाग होते हैं वो बचे रहते हैं और मांसाहारी जंतुओं द्वारा खा ले जाते हैं, जो या तो समाप्त हो जाते हैं या तो उन्हीं कोमल भागों को जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन जो कड़े भाग होते हैं ये समुद्र की तलछट में दब जाते हैं और इसके कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इन स्थानों पर खनिज पदार्थ जमा हो गए, इसे जीवाश्मों का प्रष्टीकरण कहते हैं अथवा इसे को
पेट्रीफैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ। नियंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म किसमें प्राप्त हुआ था? आंसर सही होगा इसमें सी, जर्मनी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? महाकल्पों का क्रम कौन सा सही है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एराज इज। आंसर सही होगा इसमें बी, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और पैलियोजोइक। ये क्रम सही है, यानी सबसे पहले आर्कियोजोइक, फिर प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक। आपको बता दें कि महाकल्पों का सही क्रम क्या है? पहले आर्कियोजोइक है, फिर प्रोटीरोजोइक है, फिर पैलियोजोइक है, फिर मीसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है। अंतिम 3 महाकल्पों को कल्पों में और केवल सीनोजोइक को महाकल्प के कल्पों के युगों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? ऐसा कौन सा विच इराज इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल्स? आंसर सही होगा इसमें डी, सीनोजोइक। सीनोजोइक महाकल्प आधुनिक महाकल्प को कहते हैं, आधुनिक महाकल्प को, जिस दौरान स्तनधारियों का अत्यधिक विकास हुआ और उनका विस्तार भी हुआ। यह स्तनधारियों का युग भी कहलाता है। सीनोजोइक को स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है और मीसोजोइक को सरीसृपों का युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता थी। पुष्पीय शाकीय पौधों की धरती पर प्रधानता, तो आंसर सही होगा इसमें बी, प्लायोसीन। आपको बता दें कि प्लायोसीन युग का प्रारंभ लगभग 51 लाख वर्ष पहले, और इसकी अवधि कितनी थी? तो 31 लाख वर्ष की थी इस युग की। और इस समय जलवायु अधिक ठंडी थी और ठंड के कारण घने जंगल नष्ट होने लगे थे। काष्ठीय जो यानी लकड़ी वाले, काष्ठीय पादप यानी लकड़ी वाले जो पादप थे, स्थान पर कोमल शाकीय पुष्पित तथा एक बीजपत्री पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी तथा WT 1500 क्या है? लूसी और WT 1500 क्या है? ये क्वेश्चन TGT 1999 में पूछा गया था कि लूसी एंड WT 1500 आर। तो इसका आंसर सही होगा सी, होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म। होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म। बता दें कि लूसी और WT 1500 होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म हैं और डोनाल्ड जॉनसन वैज्ञानिक थे। इन्होंने इथियोपिया के शैल स्तरों से 30 लाख वर्ष पुराने एक होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म की खोज की थी और यह जीवाश्म मादा का होने के कारण इसे लूसी नाम दिया था। क्योंकि ये जीवाश्म मादा का था, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया? लूसी नाम दिया था। और इस जीवाश्म को अब क्या कहा जाता है? तो अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस नाम दिया गया है। और WT 1500 की खोज कामोया किमेओ द्वारा उत्तरी केन्या में किया गया था। कामोया किमेओ के द्वारा उत्तरी केन्या में किया गया था। यह भी एक होमिनिड पूर्वज का जीवाश्म होता है।